10th के स्टूडेंटों का स्वागत। आज हम आपके सम्मुख लाए हैं इटली का एकीकरण। बच्चों, अभी हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है वो समाप्त नहीं हुआ है। जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके अंतर्गत आज हम आपको अध्ययन कराएंगे इटली का एकीकरण। तो बच्चों, इटली की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि इटली की स्थिति क्या है। इटली आपका यूरोप का एक देश है और ये इसके दक्षिण में भूमध्य सागर या मेडिटेरियन जो सागर है और इसके पूर्व में एड्रियाटिक सागर है। और इटली की जो राजधानी है वो है वर्तमान में रोम, और वहीं इसके बगल में वेटिकन सिटी है जो दुनिया का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वो यही है। तो बच्चों, और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में इसके पश्चिम में आपका फ्रांस और उत्तर में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और इसके अलावा पूर्व में स्लोवेनिया और ये देश हैं। लेकिन जो 19वीं शताब्दी में इटली इस एकीकृत राष्ट्र के रूप में नहीं था, क्योंकि जो इटली है, अब हम देख रहे हैं इटली की जो 19वीं शताब्दी के जो मध्य की स्थिति, तो उस समय ये विखंडित राष्ट्र था और यहाँ अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में ये बिखरा हुआ था, आप देख रहे हैं। और इसमें 7 राज्य थे। ये टोटल जो राज्य दिख रहे हैं आपको 7 हैं। और इसमें उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के जो हैप्सबर्ग था उसका शासन था। उनके अधीन लंबार्डी और वेनेशिया था और इसका प्रतिक्रियावादी शासक था उस समय मेटरनिक था। और इसके अलावा जो मध्य एरिया था वो रोम का जो पोप था उसके अधीन था, क्योंकि यहाँ पर रोम है, पोप के अधीन ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। और इटालियन जो राजवंश था वो केवल सार्डिनिया था। और इसके दक्षिण में स्पेनिश बुर्बो राजाओं का शासन था इस क्षेत्र में। अब लगा लीजिए मध्य भाग में रोम और उत्तर भाग में ऑस्ट्रिया और दक्षिण भाग में स्पेन। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो इटली है वो विखंडित दिख रहा है आपको। लेकिन अब इस विखंडित इटली को एकीकृत कैसे किया जाए, ये एक समस्या थी। और इसकी एकीकरण की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई वो आपका 1830 के दशक में जूसेप मैस्नी के नेतृत्व में हुई। बच्चों, लेकिन जूसेप मैस्नी से पूर्व इटली में कार्बोनेरी संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उसके नेतृत्व में 1830 में एक सफल क्रांति हुई और पोप का जो राज्य, पेपल राज्य दिख रहा है यहाँ पर, विद्रोह हुआ। लेकिन ऑस्ट्रिया के जो मेटरनिक की बात कर रहा था उसने इस विद्रोह को दबा दिया। अब हम बात करते हैं कि जो जूसेप मैस्नी थे उनको एकीकरण की आत्मा कहा जाता है। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रयासों से यंग इटली की स्थापना 1833 में की। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने की, तो इसका उत्तर होगा जूसेप मैस्नी 1833। तो बच्चों, और इन्होंने एक उद्घोष या नारा दिया जो इटली में बड़ा पॉपुलर रहा, इटली वासियों का है। और इस मैस्नी ने नेपल्स और इस सिसिली में जाकर विद्रोह कर डाला और फिर यह सीधे आपका पेपल्स पहुंचा। पेपल्स में जो रोम था, रोम का जो पोप था, उसके क्षेत्र में जाकर गणतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन वो सफल नहीं रहा। ये आंशिक प्रयास था, लेकिन वो अपने इन प्रयासों से लोगों को जागरूक करने में सफल रहा। अब बात उठती है कि जो मैस्नी के बाद क्या हुआ। मैस्नी के बाद 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ा। जैसे कि मेटरनिक कहता है कि जब फ्रांस को जुकाम लगता है तो सारा का सारा यूरोप छींकता है। तो इसका असर आपका कहाँ पड़ा? ऑस्ट्रिया में पड़ा। उसका असर विखंडित इटली के क्षेत्र में पड़ा और इन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया में भी क्रांति हुई और मेटरनिक को क्या करना पड़ा? अपना त्याग पत्र देना पड़ा। और पीटमोंट और सार्डिनिया द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इस समय क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। तो बच्चों, अब इसमें हम बात करते हैं। इसमें एक जो राजा थे उस समय इमैनुअल द्वितीय, उनके समय उनने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, उसको काबूर को बनाया था।
और काबूल एक महत्वपूर्ण राजनेता थे, कूटनीतिक थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा लिया और इटली के एकीकरण में अथक प्रयास कर दिया। अब बात करते हैं कि काबूल ने क्या किया। काबूल ने क्रीमिया का युद्ध हुआ था बच्चों, इंपोर्टेंट, क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। और ये जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड और फ्रांस, इनका जो युद्ध था रूस से था, लेकिन इटली ने इसमें इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया, उनका भरपूर समर्थन भी मिला। और एक कथन ये भी है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का उदय हुआ, तो उसने इंग्लैंड के सम्मुख अपनी समस्या रख दी। और बाद में 1848 में नेपोलियन के साथ इसने प्लाम्बियर्स का समझौता किया और 1859 ईस्वी में विला फ्रैंका की संधि हुई, जिसमें पीटमोंट, जो आपका ये वाला क्षेत्र है पीटमोंट और जो सार्डिनिया है, उसको क्या प्राप्त हो गया, उसको लंबाडी प्राप्त हो गया। लंबाडी किसके पास था बच्चों, बताया अभी, बताया था मैंने, वो था आपका ऑस्ट्रिया के पास। लेकिन बाद में अब बात उठती है कि 1860 में एक जनमत हुआ। जनमत में जो सार्डिनिया था, सार्डिनिया को क्या प्राप्त हुआ, सार्डिनिया को पार्मा और मेडोना और टस्कनी प्राप्त हो गया। जो ये वाला क्षेत्र है ना, पार्मा, मेडोना, टस्कनी, ये कब प्राप्त हुआ, 1860 में, क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में क्या हुआ, जनमत हुआ और इन राज्यों ने ये इच्छा जाहिर की हम सार्डिनिया के साथ जाएंगे। और बाद में जो इसी के पहले 1860 में एक महान योद्धा गैरिबाल्डी थे। गैरिबाल्डी ने अपना नियमित सैनिकों के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, उस आर्मी का नाम था रेड शर्ट आर्मी, वो लाल रंग की कमीज पहनती थी। और इनकी पत्नी भी थी, वो भी महान योद्धा थी। इन्होंने मिलकर सिसिली और नेपल्स में विद्रोह कर इनको आजाद कर दिया। ये आपका जो सिसिली है और इसी क्षेत्र में नेपल्स पड़ता है, और इन क्षेत्रों को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। और महान योद्धा था कौन, गैरिबाल्डी। अब गैरिबाल्डी के बाद इसमें जो इमैनुअल, जो वहां के राजा थे, वो भी काफी बुद्धिमान थे बच्चों। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोम और वेनेशिया को प्राप्त कर लिया। जो ये रोम क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है, रोम और वेनेशिया को प्राप्त किसने कर लिया, जो वहां के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल। तो बच्चों विक्टर इमैनुअल भी काफी कूटनीति थे और उन्होंने भी अपने कूटनीतिक प्रयासों से क्या किया, उन्होंने भी अपने कूटनीतिक प्रयासों से, और जो वेनेशिया था, ये आपका जो वेनेशिया है, और उसके बाद जो आपका रोम है, इसको प्राप्त कर लिया। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम पर इटली का अधिकार जम गया और अब प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए अंतिम लड़ाई जो फ्रांस से लड़ी थी, और इस युद्ध के द्वारा फ्रांस ने रोम से सेना हटाई। तब इटली ने रोम पर आक्रमण कर दिया और जनमत संग्रह के द्वारा रोम क्या बन गया बच्चों, रोम इटली की राजधानी बन गई। ठीक है, और इस प्रकार जो इटली का एकीकरण हुआ, और इटली का जो एकीकरण हुआ आपका 20 सितंबर 1870 में हुआ। तो बच्चों एक बार इस मानचित्र का आप और अच्छी तरह अवलोकन कर लेना, और जो मैंने आपको एटलस में इटली का मानचित्र दिखा उसका भी अध्ययन कर लेना आप, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि मानचित्र में जो भी देश आता है और जो भी स्थान आता है उसका मानचित्र में अधिक से अधिक अध्ययन करें। उससे पुनरावृत्ति भी होगी और आपको वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी रूप से बस जाएगी। और बच्चों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ।